स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक अलग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है ये हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उपयोग आने वाले वैसे पदार्थ के पत्थर या फिर पदार्थ जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। जिस तरह की विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके आधार पर हम लोग ये बता पाते हैं कि कौन सा धनात्मक इलेक्ट्रोड है और कौन सा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड हम लोगों को पता है पहले से कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। अब बातें यहाँ पे ये आ गई कि इलेक्ट्रोड तो पता है हमें इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है। तो जनरली आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर एक चार्ज को लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। यानी पोटेंशियल जब भी हम लोग पता करते हैं तो कैसे पता करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए हम लोग सेल में देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने दो अलग अलग हाफ सेल बनाया है क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया गया है कि दो हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल जब आपस में एक साथ कार्य करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दो अलग अलग हाफ सेल के बारे में, और इन दो अलग अलग हाफ सेल में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, सपोज कीजिए कि ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं कि डुबोते हैं, यानी कि ये जो कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोड लिए हैं तो जिंक का ही सॉल्ट होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग जिंक के सॉल्ट में डुबो देते हैं। ये हमने इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला, जो कौन सा सॉल्यूशन है, ZnSO4। उसी तरह से इसे आप अगर कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक सॉल्ट लेना होगा जो कॉपर का ही होना चाहिए, और वो क्या होगा, CuSO4। तो आप देख सकते हैं जिंक का ZnSO4, कॉपर का CuSO4, दोनों अलग अलग हम लोगों ने सॉल्ट लिया है, और उस सॉल्ट में उसी सॉल्ट के मेटल का हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रोड बनाया है। और ये मेटल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, और उसी इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करते हैं। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप करता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब आप किसी मेटल को उसी के सॉल्ट में डालते हैं तो मेटल के सॉल्ट जो है वहां पे अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, Zn2+ और SO4 2-, और उसी तरह से ये डिसोसिएट कर जाएंगे Cu2+ में और प्लस SO4 2-। इस तरह से ये डिसोसिएट कर जाएंगे। तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर में एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन होने का रीजन क्या होता है कि आपको पता है कि जिंक मेटल जो है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ से क्या करता है कि जिंक +2 आयन में डिसोसिएट करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देता है, छोड़ देता है। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं, जिंक के ऊपर
इस तरह से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये जिंक के ऊपर रह जाते हैं, जबकि जिंक के बाहर मतलब इस इलेक्ट्रोड के बाहर एक Zn+2 का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, Zn+2 और उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं Zn+2 यानी कि इस सॉल्यूशन में मतलब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जब आपने जिंक इलेक्ट्रोड को डाला है तो जिंक इलेक्ट्रोड के डालने के कारण जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और इसी इलेक्ट्रिक डबल लेयर के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसी पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। उसी तरह से ध्यान दीजिए आप यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर +2 आयन SO4 2- आयन में यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर कॉपर पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, कॉपर का टेंडेंसी क्या होगा, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें बदल जाएगा, कॉपर सॉलिड में। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज के डेवलपमेंट के अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाहर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा होता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड में, किस इलेक्ट्रोड में, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड में जहां पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, जबकि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर बना है, पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को, मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन और मेटल के बीच में आयन का डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी चार्ज के डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एक पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता है, और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए Zn जो था सॉलिड वो क्या हो रहा है कि Zn+2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन का। जबकि आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में बदल रहा है, तब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन का। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ये हो गया रिडक्शन का प्रोसेस। इसलिए जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ शेल कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग रिडक्शन हाफ शेल कहते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह के सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। और वैसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है उसे हम एनोड बनाते हैं, और वैसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है उसे हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो यानी कि इसको हम लोग एनोड हाफ सेल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं। तो ये एनोड हाफ सेल हो गया और ये कैथोड हाफ सेल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे जब मेटल इलेक्ट्रोड को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के
आयनों के बीच इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाता है, जिससे पोटेंशियल डेवलप होता है। उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसके कारण डेवलप हो रहा है? तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज के फॉर्मेशन के कारण, और इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि आयन के फॉर्मेशन के कारण ये सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो लेयर का निर्माण हो गया, एक ऋणात्मक आवेश का और दूसरा धनात्मक आवेश का। तो इस ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के कारण डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में आवेश का जो अंतर है, चार्ज का जो अंतर है, उसी के कारण विभव का निर्माण होता है, पोटेंशियल का निर्माण होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड के लिए होगा, दोनों सेल के लिए, हाफ सेल के लिए होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का निर्माण हो रहा है धातु के ऊपर, यानी कॉपर के ऊपर। किस तरह का आवेश उत्पन्न होगा? तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, जबकि इस सॉल्यूशन में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और इन आवेशों के कारण ही इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। और जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आवेशों में अंतर की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो हमारे पास दो तरह के सेल यहाँ पे डेवलप हो गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। तो वैसा हाफ सेल जिसके ऊपर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं, और वैसा अर्ध सेल जिसके ऊपर रिडक्शन की अभिक्रिया यानी अवकरण की अभिक्रिया होती है उसे अवकरण अर्ध सेल कहा जाता है। तो यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह के सेल होते हैं, एक ऑक्सीकरण अर्ध सेल यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा रिडक्शन यानी अवकरण अर्ध सेल यानी रिडक्शन हाफ सेल। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? अवकरण अर्ध सेल। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने परिभाषित कर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। हमने आपको दो तरह के अर्ध सेल के बारे में बताया, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और इसके आगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी ऑक्सीकरण अर्ध सेल और रिडक्शन हाफ सेल यानी अवकरण अर्ध सेल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी कि हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल। यानी कि अवकरण अर्ध सेल। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमने लिखा था Zn, किसमें बदल रहा था? Zn प्लस 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर हमने लिखा था कॉपर प्लस 2 जो था, या फिर ऐसे लिखे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें बदल गया था? कॉपर सॉलिड में।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीकरण विभव। और यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो कैसा पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि अवकरण विभव। तो ध्यान रखिएगा, वैसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होगी वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, और जहां पे अवकरण की प्रतिक्रिया होगी वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा हमेशा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, अतः ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान ऐसा लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, अतः ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होता है। कैसा हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान, ऋणात्मक। जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवकरण विभव, यहाँ पे लिख लेंगे अवकरण अर्ध सेल यानी रिडक्शन हाफ सेल में, यहाँ पे देखिए लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल में, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होता है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अतः रिडक्शन पोटेंशियल का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान कैसा होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा, एक बात और हम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा एनोड पर उत्पन्न होती है, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर उत्पन्न होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ उत्पन्न हो रहा है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है एनोड पे। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, अतः वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव निकलेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, जिससे कि ऋणात्मक आवेश समाप्त हो जा रहा है। तो वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप करेगा वो कैसा डेवलप करेगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव डेवलप करेगा। तो चलिए ये बातें हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में और रिडक्शन हाफ सेल के बारे में। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का। तो मानक के रूप में अगर हम लोग लें तो मान लीजिए कोई आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेल बनाना चाहते हैं, तो सेल का जब निर्माण होता है तो सेल के निर्माण में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करने के लिए उसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर क्या डाला जाता है, ये अपना उसी सॉल्ट का मेटल को हम लोग ऐड करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसी मेटल को ऐड किया जाता है जिसका कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, यानी कि 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पर अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम पता करना चाहते हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी अगर आप ध्यान दें तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास यह एक अर्ध सेल है और इस अर्ध सेल में आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोड लगाया है और इस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, 1 मोलर है, 1 मोलर इसे आप लिखेंगे। और यहाँ पे आपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड में आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किए जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया क्या, इसका सांद्रण, या फिर इसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रण या क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो 1 मोलर सांद्रण और 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 1 मोलर, ऐसा हम लोग लिखते हैं, 1 मोलर सांद्रण तथा 298 केल्विन ताप पर, 1 मोलर सांद्रण तथा 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी आपको कहा जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपको 1 मोलर लेना होगा, सांद्रण 1 मोलर लेना होगा और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण के अलावा आपको तापमान मेंटेन करना होगा, 298 केल्विन तापमान आपको मेंटेन करना होगा, रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर सांद्रण के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, कोई अर्ध सेल बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहें, वहां पर जो डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और एक बात यार बहुत ध्यान रखना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ अर्ध सेल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि किसी दूसरे सेल की तुलना में जिस सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना चाहते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किया जा सकता है। यानी कि अकेले किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता किया जाता है, वह एक रेफरेंस पॉइंट है, किसी के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं। और एक बात और मैं बताऊं आपको, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो आप जो बैटरी खरीद के लाते हैं बाजार से, उस बैटरी के ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ होता है। जैसे पेंसिल बैटरी लाते हैं तो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस बैटरी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना है, 1.5 वोल्ट है। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आप 3 वोल्ट का कोई अगर बैटरी लेके आ रहे हैं
तो इसका मतलब हो गया कि यह जो बैटरी है वो मैक्सिमम 3 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर डेवलप करेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस डेवलप करेंगे। तो फिलहाल तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग को एक ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत होगी जिसके तुलनात्मक अध्ययन से हम लोग किसी भी दूसरे अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो उसके लिए जनरली क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, जिसके की द्वारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, 0.00। तो इसका मतलब कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग किसी दूसरे हाफ सेल को ऐड करें और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरे हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि जो भी पोटेंशियल मतलब विभव में अंतर आता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ये ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका मतलब किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटर्मिनेशन करने से पहले हम लोगों को क्या जानने की जरूरत है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग किसी भी दूसरे सेल का उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक डायग्राम, देखिए ध्यान दीजिए, हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया है। इसमें आपको एक हाइड्रोजन का ऐसा सॉल्यूशन लेना होता है जो कि H+ आयन दे सके। तो H+ आयन कौन दे सकता है? तो कोई भी आप अम्ल ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, जैसे कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें जो आसानी से H+ आयन देगा। आप चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, वो भी आसानी से H+ आयन देगा। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा गया है? 1 मोलर। हमने पहले भी बताया कि अगर स्टैंडर्ड की बात आप करेंगे तो उस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कैसा लेना होगा? 1 मोलर ही लेना होगा। तो हमने यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है, और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेने की वजह से इसमें H+ आयन जो होंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? 1 मोलर होगा। अब देखिए, ये जब आप 1 मोलर हाइड्रोजन आयन यहाँ पे डालेंगे तब क्या होगा
कि इसकी इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने एक प्लेटिनम का तार लगाया। ध्यान दीजिए, ये एक प्लेटिनम का तार है और इस प्लेटिनम के तार में हमने एक बीकर लिया है। उस बीकर, परख नली भी आप ले सकते हैं, बीकर ले सकते हैं। उसमें हमने क्या किया है कि पारा यहाँ तक भरा हुआ है और उस पारा में यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर कुछ बुलबुले नजर आएंगे आपको इस तरह से। ये बुलबुले कुछ आपको इस तरह से नजर आएंगे और ये बुलबुले यहाँ पर दोनों तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर H+ आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस में बदल के यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और फिर उस H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन गैस आपको इसमें H+ आयन के रूप में यहाँ विभक्त होता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अवकरण का भी प्रतिक्रिया आपको दिखा सकता है और ऑक्सीकरण की भी प्रतिक्रिया दिखा सकता है। यानी कि यह एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। जब हम इसे किसी भी दूसरे सेल के साथ जोड़ेंगे तो अगर उस सेल के साथ यह एनोड की प्रतिक्रिया करना चाहेगा, यानी कि अगर हम इसको एनोड बनाएंगे तब वहां पे यह एनोड की प्रतिक्रिया करेगा और किसी भी दूसरे सेल के साथ जब इसको कैथोड बनाकर उपयोग करेंगे तो वहां पर ये कैथोड की प्रतिक्रिया करेगा। यहाँ पे दो तरह की अभिक्रियाएं होंगी। यह हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आकर ऑक्सीकरण दिखाएगा और ऑक्सीकरण दिखाकर H+ आयन में बदल जाएगा, जबकि इस ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उस इलेक्ट्रॉन को H+ आयन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और ग्रहण करके H+ आयन किस में बदल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे और वही हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखें एक थोड़ी सी बात हम लोग लिख लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। यहाँ पर लिखते हैं कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन जो H+ आयन देता है में प्लैटिनम की तार को डुबोया जाता है, जिस पर अवकरण की अभिक्रिया या फिर आप ऐसा करें कि जिस पर अवकरण की अभिक्रिया ना होकर कैसी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सॉल्यूशन का H+ आयन हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होकर बुलबुले के रूप में विलयन में उपस्थित होता है। अतः स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, अगर यह क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये किस तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो ये ऑक्सीडेशन की तरह अगर कार्य करेगा तो होगा क्या
कि H2 जो गैस है वह कन्वर्ट करेगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ये होगा एनोड ऑक्सीडेशन इस प्लेटिनम के तार पर। और अगर यहाँ पर रिडक्शन होता है कैथोड की तरह, यह बात करें सॉल्यूशन में होगा, उस सॉल्यूशन में क्या होगा तो ध्यान देने वाली बात है कि 2H प्लस, या फिर ऐसे समझिए H प्लस ही सिर्फ समझ लीजिए, H प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हाफ H2 गैस में परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। एनोड की तरह कार्य ये तब करेगा जब आप इसको इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वैसे सेल के साथ जोड़ेंगे जो किस तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा, तब यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा। और अगर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वैसे सेल के साथ जोड़ेंगे, जो जुड़ने वाला सेल होगा वह अगर एनोड की तरह कार्य करेगा तो यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो ये तो हो गई बातें एनोड और कैथोड के बारे में। एक और बात मैं बताना चाहूँ आपको कि प्रयोग के द्वारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.00 प्राप्त किया गया है। यानी ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो होगा, पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा 0.00 होगा। तो करेंगे हम लोग क्या कि इस 0.00 पोटेंशियल वाले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम किसी दूसरे सेल के साथ जोड़ेंगे और उसमें वोल्ट मीटर से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई नजर आएगी, वह किसका पोटेंशियल हो जाएगा, जिस सेल को हम लोग जोड़ेंगे उसका। अतः स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नोट डाउन कीजिए। अब इसकी मदद से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। किसकी मदद से, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से जिंक इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या पता करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एक सेटअप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेटअप आप देख सकते हैं। एक जिंक का आप अर्ध सेल लेंगे और इसे जोड़ देंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर आपका एक वायर होगा, वायर की मदद से ये जुड़ा हुआ होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होगी, प्रवाहित की जाएगी। यहाँ पर ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आप क्या ले सकते हैं, 1 मोलर HCl ले लिए और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे 1 मोलर ZnSO4 आप ले लीजिए, ZnSO4 ले लीजिए। इसको एक वायर की मदद से एक वोल्ट मीटर लगाकर अब क्या कीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या लिया है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और साथ में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक सॉल्ट ब्रिज भी अप्लाई करना होगा। देखिए एक बात यहाँ पे हम बताना भूल गए, आपको बता तो दिए हैं, लिखाना भूल गए सॉल्ट ब्रिज के कार्य।
यानी कि लवन सेतु के कार्य क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे लवन सेतु के कार्य के बारे में। तो यहाँ पर चलिए लवन सेतु के रूप में आपने लवन सेतु यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्ट ब्रिज हो गया। और ब्रिज में आपने सपोज कीजिए कि KNO3 ले लिया, पोटेशियम नाइट्रेट आपने ले लिया है, जिंक सल्फेट आपने। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0.00। अब देखिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करेगा उसके बारे में आप बात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये जिंक का जो गुण होता है उसके आधार पे जिंक जो है वो किस में बदल जाएगा, Zn2+ में, यानी कि जिंक जो है वो किस में बदल जा रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बाहरी परिपथ में यहाँ से इस तरह से क्या होंगे, मुक्त होंगे, और वो क्या कहाँ चले आएंगे, इस हाइड्रोजन के ऊपर चले आएंगे। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा, ½ गैस। तो यानी कि बाहरी परिपथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गमन जिंक से किसके तरफ हो रहा है, हाइड्रोजन के तरफ हो रहा है। यानी कि ये अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा। और ये जब इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा ये हो गई तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो जाएगा, इधर प्रवाहित हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। तो ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। और इस वोल्ट मीटर पर जो भी वोल्टेज आपको नजर आएगा वही वोल्टेज किसका हो जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड का वोल्टेज हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का हो जाएगा। और ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया। यहाँ पे रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, और इसलिए इसको कहेंगे हम लोग एनोड। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह कार्य कर रहा है, कैथोड की तरह। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन हो रहा है, अतः प्राप्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो प्राप्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्राप्त इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का कितना हो जाएगा 0.741, लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो अब यहाँ पे एक बात और हम कर लेते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को अगर आप इस तरह से दर्शाएं तो कैसे दर्शा सकते हैं, ये आपका एनोड है, यहाँ पे आप लिख दीजिए Zn सॉलिड, इसमें कन्वर्ट कर जाएगा Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। और कैथोड पर आप दर्शा सकते हैं 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसमें बदल जाएगा, H2 गैस में। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस 2H+ बदल रहा है किसमें, Zn+2 प्लस H2 गैस। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे। तो ये तो आपका हो गया कि जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
इसी तरह से आप चाहें तो किसी भी सेल का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसको नोट कीजिए, नोट करके आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे प्राप्त किया है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया 0.741, और यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होता है क्योंकि जिंक के ऊपर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। चलिए, ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने पता कर लिया। किसकी मदद से? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी मदद से किसी भी दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त करने को सीखा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने इतने अच्छे से वीडियो को देखा, समझने की कोशिश की और हम वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके बारे में कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको आसानी से आप उसको समझ पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल। ओके बाय।